नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। आज हम लोग यहाँ से फिर से उपस्थित हैं दिल्ली में और बात करते हैं चुनाव के बारे में। चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और पता चलने वाला है कि हमारे आने वाले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे और जनता की क्या राय है, वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो चुनाव की प्रतिक्रिया के रूप में बात करते हैं। नमस्कार चाचा। पहले जो प्रतिक्रिया चल रही है चुनाव की, और जैसे कि ये बात हो रही थी ईवीएम हैक किया गया, चुनाव आयोग चेंज किया गया, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ईवीएम के बारे में तो मैं यही कहूँगा, ये इलेक्शन कमीशन का अपना एक चुनाव कराने का ईवीएम के ज़रिए उनका एक अपना काम है और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम से जो है चुनाव होते हैं। अब ईवीएम हैक करने का जो सिस्टम है ये किस तरीके से होता है इसके बारे में तो खैर हमें नहीं पता, पर ईवीएम से चुनाव जो है आसानी से होते हैं और इससे गिनती वगैरह जल्दी हो जाती है। तो ईवीएम कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पक्ष विपक्ष हमेशा यही कहता है जिसकी सरकार आती है। अभी ईवीएम को दिल्ली में जो सरकार है, केजरीवाल जी कहते साहब ईवीएम से जो है ये चुनाव कराए जाते हैं तो इसमें भाजपा को फ़ायदा होता है, तो ये कहना उचित नहीं है। ईवीएम से आम आदमी पार्टी को ही फ़ायदा हुआ और आज पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की। तो ईवीएम एक तरह से एक ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए पूरे देश के अंदर चुनाव प्रणाली को क्लियर किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है, इसके बारे में भी अभी बात चर्चा उठी थी, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर मैम अभी जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और एसबीआई के एमडी को डायरेक्शन दी गई है कि जी आप जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेजिंग किए हैं उनके आप नाम उजागर करिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने चंदा दिया है उसके बारे में आप सुप्रीम कोर्ट को पूरी बात हलफनामे के जरिए पेश करिए। और एमडी के एमडी ने अभी ये हलफनामा देना है, दिया भी है कि भाई हम जो है इसको नेक्स्ट डेट पे हेयरिंग पे पूरा हलफनामा पेश करेंगे और उसमें क्या आता है निकल के, अभी तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंडरटेकिंग मैटर है। बहुत से लोगों का कहना है कि बीजेपी इस पर जाएगी और बहुत से लोग का कहना है 400 पार। इन दोनों के बीचों में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी इस बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडरटेकिंग है और ये जनता की एक अपनी बात है, जनता किस तरीके से अब इसको देखती है। साथ ही साथ में आम आदमी तो यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है नरेंद्र दास मोदी के नेतृत्व में दोबारा बने देश के अंदर, और जो विकसित देश हमारा आगे बढ़ रहा है वो उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने से क्या कहना है आपका? कितना देश आगे बढ़ा और क्या क्या फायदा हुआ? एज ए जनता आपको क्या फायदा हुआ? पर्सनल तो फायदा शायद आज हमें नहीं हुआ, परंतु पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से उनके विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है कि भाई मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अब गारंटी तो खैर आजकल आदमी की नहीं है कि आदमी कब तक जिंदा रहेगा कब तक नहीं रहेगा, और ये कहना कि साहब ये गारंटी किस तरीके की है ये तो मोदी जी को और भाजपा को ही पता है। और गारंटी के बारे में तो आपको मालूम है मुझसे ज़्यादा, क्योंकि आप मीडिया में रहते हैं। 2014 के चुनाव में कहा था कि साहब ये दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और इसी मुद्दे पर भाजपा की कभी दिल्ली में सरकार भी आई थी जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे, और ये वादा किया गया था, इनका एक नारा था दिल्ली सरकार आपके द्वार। और उसके बाद से शायद भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं आ पाई, और अब ये जो नारा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि मोदी जी की गारंटी, तो हम भी इससे सहमत नहीं हो सकते कि देखो गारंटी तो किसी भी सरकार ने नहीं दी आज तक, और ये कहा जाए गारंटी के प्रारूप में कि साहब गारंटी जो है अपने आम आदमी को एक झूठा बहलावा देना है। ये ज़रूर है कि इस गारंटी को हमारे जैसे लाखों लोग देख जरूर रहे हैं, सुन जरूर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर रहते हुए हमारा राशन कार्ड नहीं है अपना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आयुष्मान जो इनकी 5 लाख की सेवा है, स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान जो जिसके तहत मिलनी चाहिए, वो भी हमें नहीं मिली। और दिल्ली के अंदर आज जो है शासन जो है, प्रशासन जो है, एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंडरटेकिंग काम करता है। और आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ तक डायरेक्शन दी कि भाई दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, इसे काम करने दिया जाए, परंतु इनडायरेक्ट जो है दिल्ली के अंदर जो है आज शासन जो है भाजपा का ही है। और आपको मालूम होगा ये जो शराब का भी मामला चल रहा है, तो उस समय में
जो हमारे एलजी साहब थे, क्योंकि बिना एलजी के कोई भी ठेका, बिना एलजी के पास फाइल गए हुए कोई भी ठेका या टेंडर पास नहीं होता। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के साथ जो उस समय के यहाँ पे गवर्नर रहे हुए हैं अनिल बैजल साहब जी, तो शायद इस मामले में अभी बहुत कुछ इंक्वायरी होनी है, कोर्ट का अंडरटेकिंग ट्रायल चल रहा है, देखो क्या होता है अभी। और ये कहना कि साहब गारंटी, मोदी जी की गारंटी, इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो 400 पार वाला नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको? देखो जी, ये तो उनका अपना एक नारा है, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। ये तो सरकार को अपना पूरे हिंदुस्तान को तय करना है, 140 करोड़ की जो आबादी है वो तय करेगी कि 400 पार होगा या 400 नीचे होगा। पर फिलहाल तो मोदी जी की सरकार आ रही है देश में और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, क्या लगता है आपको, बीजेपी चलेगी, आम आदमी पार्टी ही बनी रहेगी? और क्या ये बीजेपी आम आदमी पार्टी को बने रहने देंगे या यहाँ से उखाड़ के आम फेंक आदमी, देंगे? एक जमाना था जब भाजपा और कांग्रेस का आपस में चुनाव होता था और जनता जिसको वोट देती थी वो चुन के आते थे, परंतु आज की तारीख में आम आदमी पार्टी और भाजपा की आपस में जो टक्कर है वो बड़ी देखने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, वो अपने शायद कामयाब भी होगी, क्योंकि उनके जो पहले वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने काम नहीं किया और इसी वजह से उन्होंने उन मेंबरों को हटा दिया। आपको मालूम होगा, परवेश वर्मा जी हो गए, रमेश विधूड़ी जी हो गए, और आपके पूर्वी दिल्ली से जो क्रिकेट खिलाड़ी थे उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, पूर्वी दिल्ली से क्रिकेट खिलाड़ी थे, उनका नाम क्या नाम था, वो उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। तो हाँ, गौतम गंभीर जी ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। हंसराज हंसी जो गायक कलाकार थे उनको भी टिकट नहीं दिया। सिर्फ 7 में से एक ही पार्लियामेंट के मेंबर टिकट लेने में कामयाब रहे, वो थे मनोज तिवारी जी। और इसका मतलब यही है कि भाजपा ने उनको काम ना करने की एवज में उनके टिकट काटे और भाजपा अब की बार 400 पार का नारा शायद पूरा कर लेगी। तो ये जो नारा पूरा करेगी ये जनता की सहमति से होगा या अपने जोर शोर से होगा, क्या लगता है आपको? देखो जी, नारा पूरा करने में उनके पास कई चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने किया काम। मैं ये नहीं कहता काम नहीं किया, काम किया उन्होंने। धारा 370 35 ए जम्मू कश्मीर से हटाई। राम मंदिर का निर्माण जो होना था वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हुआ और उसमें विश्व हिंदू परिषद और कई लोगों ने अपना सहयोग दिया और उस कार्य को आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरा किया। प्राण प्रतिष्ठा आपके सामने 22 जनवरी को हुई। और साथ ही साथ में जनधन खाता था और 3 तलाक का मुद्दा था जिसको मोदी सरकार ने किया। तो मोदी सरकार द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। तो मैं तो यही दुआ दूंगा कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने और देश की सेवा जैसे कर रहे हैं वो करते रहें। कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप मोदी जी को? 100 में से 65% नंबर जाते हैं, बाकी 35% नंबर नहीं दे पाऊंगा। 65% नंबर दूंगा, क्योंकि मोदी जी तो ठीक है अपनी जगह, पर मोदी जी के नीचे जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं वो जनता को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। पीएम स्वनिधि का लोन लेने के लिए हम बैंक में गए तो हमें काफ़ी चक्कर काटने पड़े, काफ़ी धक्के खाने पड़े। उसके बाद एक 10,000 का लोन मिला और उस पर भी 1,000 रुपये की जो है हमको उसका जो इंटरेस्ट वो भरना पड़ा 10,000 रुपये लेने के लिए। तो मैम देखा जाए तो किसी हद तक मैं यही कहूँगा, पीएम जी ठीक है, मोदी जी ठीक है, पर उनके नीचे जो काम करने वाले आदमी हैं उन पे हमारा विश्वास नहीं है। तो ऐसी पब्लिक रिव्यू से देखने जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे आरएस न्यूज़। जानते रहिए कि आगे आने वाले जो साल है, जो चुनाव होने वाला है, उसमें जनता प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुनना चाहती है, वो किसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है, देखने के लिए जुड़े रहें आरएस न्यूज़ से। मैं आपके साथ हेमलता, नमस्कार।